बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे आज हम जो है चैप्टर 37 जीआईटी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वो है क्या, इसोफेगस वाला। अब मैं क्या करूँगी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में मैं इसको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता सकूँ और सारी चीज़ें सेम है। अगर आपने मेरा जो मेडिसिन वाला यूनिट है जीआईटी वाला, अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान होगी। और इसमें जस्ट मैं सर्जरी का पोर्शन पढ़ाऊँगी, लाइक जो जो सर्जरी है बिलरॉथ 1-2 और फंडोप्लाइकेशन किस तरह से होती है, तो मैं जस्ट उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। बाकी सारी चीज़ें, एक्लेजिया क्या होता है, गर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेडिसिन वाले में बताई हुई बहुत डिटेल से। तो इट्स बेटर कि आप पहले वो मेडिसिन वाला लेक्चर देख लो जीआईटी का और देन फिर ये इसोफेगस वाला लेक्चर देखना, ठीक है। तो इसमें सारी वही चीज़ें आ रही हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, तो मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। मैं ये जो वीडियोज़ बना रही हूँ ये मैं अपने एग्ज़ामिनेशन के ड्यूरेशन में, लाइक मेरे एग्ज़ाम्स करीब है और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है ये वीडियो शूट करना इस ड्यूरेशन में, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करें, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ कि इसके लिए पहले मेडिसिन की जीआईटी वाली देखेंगे तो ये आपको ये अच्छे से समझ आ सकती है। बाकी मैं कोशिश करूँगी अपने पूरी की आपको समझ आ सके। अच्छा बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसोफेगस की ना सर्जिकल एनाटमी देखनी है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है। अच्छा, बाकी जो हमारी सर्जरी की जो शॉर्ट बुक है ना, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो कुछ ही महीनों में जब मैं अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग हो जाऊंगी ना, तो वो फिर मैं शायद उस पर काम करूँ और वो फिर प्रॉपर बन के ना एक शॉर्ट बुक के तौर पे फिर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप लोगों के साथ ना। और बाकी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं उसी जो ना एक मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो उस बुक में सारी वो मेन चीज़ें इस तरह से मैंने सीक्वेंस वाइज रखी हुई है ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं इसोफेगस को। सर्जिकल एनाटमी सबसे पहले देखते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो इसोफेगस है ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ये जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर मीडियस्टीनम के पोस्टीरियर लोकेटेड होता है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है ट्रेवल करता हुआ नेक, चेस्ट और एब्डोमेन की तरफ आ रहा होता है। ये चीज़ें आपको पता है, बेसिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स की जो है ना सर्वाइकल जो वो है ना वर्टिब्री, उसकी 6 से स्टार्ट होता है और आपकी जो है जो कार्डिया ऑफ स्टमक है ना, उसके T11 तक ये प्रोसीड कर रहा होता है। इसकी ना कहाँ से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स 6 से स्टार्ट होता है और T11 तक जा रहा होता है, ठीक है। जो कि कार्डिया क्या है, कार्डिया ऑफ स्टमक जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक है, ठीक है, वहाँ तक जा रहा होता है। फिर वहाँ पे जो है इसका काम ख़त्म होकर मतलब वो इसोफेगस फिर स्टमक से थ्रू इसोफेजियल जंक्शन जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो कोई रट्टे वाली चीज़ ही नहीं है, तो कार्डिया ऑफ द स्टमक के साथ होता है। ये आपका स्टमक है ना, ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी लेंथ मैंने बता दी 25 सेंटीमीटर है। फिर मैंने कहा कि ये C6 से स्टार्ट होता है और T11 के लेवल पे स्टार्ट होता है। इस तरह से साथ में डायग्राम बना लो ताकि आपके लिए आसान रहे। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप इन सारी चीज़ें से वाकिफ़ है क्योंकि मेडिसिन में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो बेटे अब इसमें आपने याद क्या रखना है कि जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना, खुद सोचो, ठीक है, ये आपका इसोफेगस है। अब यहाँ पे एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है। ये क्या है, अपर वाला UES अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। और जो स्टमक के लेवल पे है वो कौन सा है, LES है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। तो 2 स्फिंक्टर है। अब जो अपर वाला है वो जो है ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट रिगर्जिटेशन इनटू द ट्रैकिया। मतलब जो अपर वाला है ना, वो जो होता है वो आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है उसका अगेंस्ट रिगर्जिटेशन, वो किसको रोकता है, कहाँ जाने से रोकता है, उस फूड पार्टिकल को ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक है, अपर वाला। जबकि आपका जो लोअर वाला इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो अगर ये फूड को ना पास करता है स्टमक में और उसको रिफ्लक्स होने से बचाता है, लोअर वाला, ठीक है। तो ये मैंने एक डिफरेंस बता दिया। तो ये जो हाईलाइटेड है ना कि प्रोटेक्ट मैकेनिज्म अगेंस्ट रिगर्जिटेशन इसोफेजियल कंटेंट द ट्रैकिया, अपर वाले का ये काम है। और ये जो है क्या करता है, साथ में स्टॉप करता है एयर एंटरिंग। और ये जो अपर वाले का काम ये है कि सिर्फ फूड इंटर हो इसोफेगस से, कोई एयर एंटर ना हो, ठीक है। क्योंकि एयर तो हमारी ट्रैकिया वाली पाइप से जाती है ना, जो इसके साथ जुड़ी साथ होती है। तो एयर जो हम सांस लेते हैं वो तो वहाँ से प्रोसीड होता है, जो हम खाना खाते हैं वो इसोफेगस से होता है। तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का ये काम होता है कि सिर्फ खाना इंटर करे, बाकी एयर इंटर ना करे, ठीक है। और खाना जो है वो कहीं वहाँ ट्रैकिया में ना चला जाए, एक इसका ये काम है, ठीक है, इसका ये काम है। बाकी ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई है। और टोटल लेंथ देख लो, अगर याद रह जाए एक दफ़ा पढ़ लो,
इतना ज़रूरी नहीं है ये। और बाकी ये जो है जैसे मैंने बताया कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रिवेंट करता है फ्रॉम रिफ्लक्स इनटू लोअर एसोफेगस। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि लोअर वाले का क्या काम है कि फूड को स्टमक के अंदर इंटर करना और स्टमक के अंदर इंटर करवाना और रिफ्लक्स होने से बचाना कि दोबारा से फूड कहीं स्टमक से दोबारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में ना आए। तो ये इसका काम है लोअर से, तो वही चीज़ें लिखी हुई है। और बाकी ये कह रहे हैं कि इसके ना 4 एनाटॉमिक पॉइंट होते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है ना, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के ये जो है ना, ये गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं कि गैस्ट्रिक का और स्टमक का एक जंक्शन है जिसे हम गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। तो ये इसकी 4 एनाटॉमिक पॉइंट है, एक जेड लाइन है, एक रुगाल फोल्ड्स है और गैस्ट्रो एसोफेजियल फैट पेड है और कोलार ऑफ हेल्विटियस है, ठीक है, जो कि सर्कुलर फाइबर इसोफेगस के होते हैं और वो ज्वाइन हो जाते हैं ओब्लिक फाइबर स्टमक से। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा दिया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट फॉर्म में और बार बार बता रही हूँ, ठीक है, उसको ही आप लोग याद रख लो। बाकी ये सारी लेंथ है कि इसकी 3-4 सेंट, देखो अपर वाले की 4-5 सेंटीमीटर है ना और इसकी 3-4 सेंटीमीटर है, तो लोअर की 3-4 है, अपर की 4-5 है। और इसका प्रेशर 60 mm मरकरी है, इसका क्या है 10 to 25 मरकरी है। और रिलैक्सेशन टाइप्स का 0.6 सेकेंड है जबकि इसका 8.5 सेकेंड है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस करके पढ़ लो। और बाकी मैंने आपको GIT में बताया था कि जो इसोफेगस की है ना, इसमें सिरोसा नहीं होता, लैक ऑफ सिरोसा। सिरोसा क्या है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना प्रोटेक्ट करती है, तो क्योंकि इसमें सिरोसा नहीं है तो इस वजह से क्या होता है, एक तो ये सिरोसा नहीं है तो आप समझ लेते हो। जो बाकी GIT ट्रैक से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर पोर्शन ऑफ GIT ट्रैक, क्योंकि इसमें सिरोसा नहीं है इस फिगर्स में। और सिरोसा नहीं है, मैंने GIT में बताया था कि इस वजह से इसकी स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसोफेजियल कार्सिनोमा हो जाए तो उसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सिरोसा ही नहीं है प्रोटेक्टिव लेयर, तो इसलिए वो ईजिली बाकी जो आपके ऑर्गन है डिस्टेंट ऑर्गन उसको इन्वॉल्व कर सकता है। ये बात मैंने GIT में बताई थी, ठीक है। और बाकी आप इसको दूसरे पोर्शन ऑफ GIT से डिफरेंस कर सकते हो उस फिगर्स को, क्योंकि इसमें सिरोसा नहीं है, एक ये चीज़ है। बाकी वही कह रहे हैं कि 2 प्रॉपर लेयर होती है, एक मिकोजा की होती है, एक मस्कुलरस प्रोप्रिया होती है। अब ये है कि ये मिकोजा की लेयर में एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन लेमिना प्रोप्रिया आता है, मस्कुलर मिकोजा आता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लो। ये इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, ये तो आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें। और फिर सब म्यूकोजा है, ये म्यूकस ग्लैंड होते हैं इसमें, ठीक है। नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक्स होता है और इसी में जो है मिसनर सबम्यूकल प्लेक्सेस और स्पेस, इसको छोड़ दो। अब ये जो है ना, ये आपकी ना वो होती है मसल लेयर होती है, ठीक है, जो कि फाइबर टाइप्स में डिवाइड होती है, मस्कुलरस प्रोप्रिया। अब इसमें ना अपर थर्ड इसोफेगस में अपर थर्ड इसोफेगस में अलग आपको स्ट्रेटिफाइड मसल्स मिलेंगे, ठीक है, अलग मसल्स मिलेंगे अपर वाले। मिडिल वाले में आपको स्ट्रेटिफाइड के साथ स्मूथ मिलेंगे, मतलब मिडिल इसोफेगस में आपको मिक्स मिलेंगे। लोअर वाले में सिर्फ आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे। तो आप याद रखना कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो पहले तो हमारा वॉलंटरी फेज होता है ना, वॉलंटरी होता है ना पहले जब आप खाना खाते हो। ये आपका इसोफेगस है ना, अब पहले यहाँ तक जो अपर वाला है ना, ये होता है कि वो आपकी बस में होता है। लाइक आप जब खाना खाते हो, लाइक अगर निवाले में कोई चीज़ आ जाए, लाइक मोस्टली जो है खाते हुए बाल आ जाता है, तो आप उसको दोबारा से मुंह से निकाल लेते, मतलब वो आपकी वॉलंटरी फेस है। तो आप ऐसे याद रखो कि इस वजह से उसमें स्ट्राइटेड मसल है। अब बीच में जब आ जाता है जो कि मिक्स है, ठीक है, वो तो आप मिक्स याद रख लो। जो नीचे वाला है जिसमें स्मूथ मसल है, तो वो इनवॉलंटरी फेस पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनवॉलंटरी मतलब फिर एक दफ़ा वो गया तो फिर वापस नहीं आ सकता, वो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो कि उसमें स्मूथ मसल है। तो ये मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से आपने याद रखना है। बाकी ऑर्बिक प्लेक्सस जो है वो जो मसल्स है ना, ये जो मैंने आपको बताएं, इनके दरमियान होता है। इसका क्या काम है, ये जो है रिसीव करता है वेगस नर्व को, ठीक है, सिंपैथेटिक इनपुट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन है कि 3 इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक क्रिकोफेरेंजियल पे वो 15 सेंटीमीटर का है, एओर्टिक और ब्रोंकियल पे 25 का है, और डायफ्रैगमेट और स्फिंक्टर पे 40 सेंटीमीटर है। देख लो एक दफ़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल सप्लाई जो है, देखो ऐसे याद रखो कि अपर 1/3 में, जैसे मैंने अपर 1/3 के मसल्स को इस तरह से ट्रिक करके बताया, इस तरह से मैं ही बता देती हूँ। देखो अपर है ना, तो अपर जो इसोफेगस का पार्ट होता है ना, दोबारा से मुझे यहाँ पे इसोफेगस बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद हो जाए ना। देखो अपर वाला है ना, तो अपर साइड पे हमारा मोस्टली क्या होता है, मतलब
मोस्टली मतलब अपर साइड में हमारा थायराइड लोकेटेड होता है ना, तो थायराइड है तो इस वजह से आप लोग ये याद हो कि वहाँ पे थायराइड आर्टरी और थायराइड वेन होगी, ठीक है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होगी और इन्फीरियर थायराइड वेन होगी, ठीक है। और सर्वाइकल वहाँ पे नोड्स मिलेंगे, ट्रैकियल नोड्स मिलेंगे, क्योंकि अपर वाला है वहाँ पे ट्रैकिया आपको दिख सकता है, नीचे तक होगा, लेकिन आप इस तरह से ट्रैक करके याद रख लो कि थायराइड पोर्शन है। थायराइड का तो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर थर्ड में ऊपर थायराइड होता है, तो यहाँ पे थायराइड से रिलेटेड आर्टरीज और वेन्स होंगी, इस तरह से याद रख लो। फिर मिडल वाला आप कैसे याद रखोगे कि उसके बाद जो है ना ईसोफेगस, मतलब मिक्स वाला बीच में आ जाते हैं हम ईसोफेगस के ना मिड वाले पोर्शन में, तो उसमें ईसोफेजियल आर्टरीज आएंगी। और जो फिर नीचे वाला होगा ना, उस लोअर थर्ड जो ईसोफेगस होगा, उसमें कौन सी आर्टरी याद आ रही होंगी, क्योंकि फिर वो लोअर वाला जो है स्टमक से कनेक्ट होता है ना, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक आर्टरीज आ रही होंगी। तो इस तरह से आपने ट्रिक करके एक एनाटमी ना दिमाग में बिठा के सेंस से काम लो और इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया अपर वन थर्ड में इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होगी, इन्फीरियर थायराइड वेन होगी, वीनस ड्रेनेज, और लिम्फेटिक में सर्वाइकल नोड्स, पैराट्रैकियल नोड्स याद रख लो। और मिडल में जिस तरह से मैंने बताया कि ईसोफेजियल आर्टरीज होंगी, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। और मीडियास्टेरल नोड्स याद रख लो। इसमें लोअर और मैंने कहा था ना गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, क्योंकि वो गैस्ट्रिक से कनेक्ट होता है। मैं आपको सब इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, और अगर आप 2 दिन पहले भी एग्ज़ाम से कर रहे हो ना, तो आपको याद हो जाए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह से ना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका हो जाए। ऊपर से ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। अच्छा, तो ये सारी बेसिक चीज़ें, कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, बाकी आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, जिस तरह से मैंने ट्रिक करके बाद खुद रीड कर लेना। अच्छा, अब ये क्या है, इसको छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ इसोफेजियल सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, कि अब हमारे पास जो सिम्टम है होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या सिम्टम आ सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, अगर मेडिसिन जीआईटी का आपने देखा है तो मैंने कहा था ना कि ऑर्डिनोफेजिया होता है, पेन ऑन स्वेलोइंग, लाइक जब पेशेंट बोलेगा कि जब मैं खाना निगलता हूँ तो भी मुझे पेन होता है, तो ऑर्डिनोफेजिया है, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन हो रही होगी कोई ना कोई, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन है किसी इरिटेंट की वजह से, और वो जब इन्फ्लेमेशन एक काफ़ी अरसे तक रहती है तो अल्सर बन जाते हैं, तो अल्सरेशन भी हो सकती है, या डायरेक्ट किसी केमिकल इनटेक की वजह से भी अल्सरेशन बन सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी हार्ट बर्न हो सकता है। अब हार्ट बर्न किस वजह से होगा, जब आप रिगर्गिटेशन या रिफ्लक्स की वजह से हो सकता है। अब बच्चे ना रिगर्गिटेशन और रिफ्लक्स में डिफरेंस नहीं बता पाते, तो बेटे जब भी इसोफेजियल कंटेंट माउथ में आता है, मतलब खाना जो है आपकी पाइप में है, आपकी जो ये जो इसोफेगस की पाइप है ना, इसी के अंदर खाना है, वो मुंह में आ रहा है, तो ये रिगर्गिटेशन है। लेकिन अगर वो क्या है कि स्टमक से और ड्यूडेनम से गैस्ट्रोड्यूडनल कंटेंट अगर आपके माउथ में आ रहा है तो वो रिफ्लक्स है। तो ये डिफरेंस है रिगर्गिटेशन और रिफ्लक्स में, ठीक है। जो बच्चे मोस्टली लाइक हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लक्स जो है वो मोस्ट कॉमन है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में, ठीक है। तो रिफ्लक्स वाला ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन होता है ना, वो आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, तो उस वजह से जो है ना गैस्ट्रोड्यूडनल कंटेंट ऊपर आता है माउथ के, ठीक है। और पेशेंट को हार्ट बर्न की कंडीशन होती है, वो कहता है कि मुझे जो है वो खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्फेजिया वही कि निगलने में डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, के खाना निगलने में प्रॉब्लम है, और अगर साथ में पेन है तो ऑर्डिनोफेजिया होगा। तो ये सारे सिम्टम बता रही हूँ कि मतलब इसोफेगस के क्या सिम्टम हो सकते हैं, पेशेंट आपको क्या क्या बता सकता है कि मुझे ये भी होता है, हाँ मुझे खाने के साथ पेन भी होता है, ऑर्डिनोफेजिया भी होता है, हाँ मुझे हार्ट बर्न भी होता है। अब वो रिगर्गिटेशन की वजह से भी हो सकता है, रिफ्लक्स की वजह से भी हो सकता है। फिर वो बोलेगा हाँ मुझे खाने के साथ पेन, खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन पेन नहीं होता, तो वो डिस्फेजिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट बता रहा होगा। अब डिस्फेजिया मैंने आपको जीआईटी में बताया था कि एक फेरेंजियल होता है, एक इसोफेजियल होता है। तो फेरेंजियल वाला क्या होता है, जो फेरेंजियल वाला जिस तरह से मैंने बताया कि ये वॉलंटरी फेज होता है, अभी शुरू में बताया था ना कि ये आपका जो इसोफेगस का जो अपर थर्ड है ना, वो आपका वॉलंटरी फेज होता है। जो नीचे मिड वाला और जो लोअर, ये आपका इनवॉलंटरी, मतलब अगर खाना एक दफ़ा उधर चला जाए तो आप उसे वापस नहीं ला सकते हो। इस तरह से मैंने मसल में याद करवाता है, क्योंकि वहाँ पे स्मूथ मसल होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं ना स्ट्राइडेड मसल, तो जैसे आपके खाना खाते हुए आपने जो है निवाला मुँह में रखा और आप उसे चबा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ है, तो आप फ़ौरन मुंह से या हलक कि जो पहला पार्ट है ना उसे वापस लेके आ सकते हो, क्योंकि वो वॉलंटरी फेज़ है। तो वही कह रहे हैं कि ये फेरेंजियल डिस्फेजिया है कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग इन दी वॉलंटरी फेज़। अगर उसे वॉलंटरी फेज़ में ही डिफिकल्टी हो रही है, मतलब उसका खाना ही हलक में नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे हलक में कोई चीज़ है जो कि उसको अलाउ नहीं कर रही, तो वो फेरेंजियल डिस्फेजिया है। पहले फेरेंक्स आता है ना, तो फेरेंक्स ऊपर होता है, तो इस तरह से आप लोग फेरेंजियल डिस्फेजिया जो अपर थर्ड के साथ मतलब रिलेट होगा, तो वॉलंटरी फेज़ इस तरह से। और इसोफेजियल डिस्फेजिया ये होगा, ये सारी जो है ना मैं चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ये सारी
ये मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, मतलब एक सेंस आपका मैं यहाँ पे डेवलप कर रही हूँ ताकि आप लोग लिंक कर सको चीज़ों को ना, रट्टे की तरफ नहीं जा सको। जिस तरह मैंने मसल्स में बताया वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री फेज के लिहाज से आपको मसल याद करवाए, तो सेम वही कहानी यहाँ भी आ जाती है कि फेरेंजियल डिस्फेजिया में वॉलेंट्री फेज में आपको डिफिकल्टी होगी, उससे स्टार्टिंग ही नहीं होगा। हमने यही पढ़ा था ना जीआईटी में कि इनिशिएशन में ही प्रॉब्लम होगी, निगलने के मतलब इनिशिएशन इन स्वेलोइंग में ही प्रॉब्लम होगी, तो फेरेंजियल डिस्फेजिया हमने वहाँ पे ये टर्म पढ़ी थी जीआईटी में, मेडिसिन जीआईटी में। तो वही सेम चीज़ें, कोई भी नहीं है, बस वर्डिंग उन्होंने थोड़ा सी डिफरेंट कर दी है कि वॉलंटरी फेज में। और इसोफेजियल डिस्फेजिया में क्या है कि इनवॉलंटरी फेज जो होता है ना, जो आखिर का, मतलब अगर उसमें डिफिकल्टी हो रही है कि खाना ऊपर से तो निकल गया लेकिन नीचे फंस गया है, तो वो आपका इसोफेजियल डिस्फेजिया है। ठीक है, तो मैंने डिस्फेजिया की टाइप भी बता दी जो कि ऑलरेडी आपको पता थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको मज़ीद क्या कर दिया, एलिब्रेट कर दिया। अच्छा, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में मैं क्या करूँगी, मैं रेडियोग्राफ करवा सकती हूँ, प्लेन रेडियो, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, उसके लिए एंडोस्कोपी करवा सकती हूँ ताकि मुझे दिख सके। एंडोस्कोपी यही होता है ना कि कैमरा डाल के हम देखते हैं अंदर की क्या कंडीशन है, आखिर क्यों ये पेशेंट जो है शिकायत लेकर आ रहा है कि खाना नहीं निकले जा रहा है, आखिर क्या है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फ्लेमेशन है, क्या है, हम देखते हैं, कोई स्ट्रक्चर है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर मतलब नैरो हो गया है और किस वजह से हुआ है, ये सारी चीज़ें हम एंडोस्कोपी में देखते हैं। ठीक है, एलईएस तो कहीं उसका प्रेशर तो नहीं बढ़ा, वो तो मैनोमेट्री में देखते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। सिटी स्कैन में हम कोई न्यूरोप्लाज्म देखते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई डिस्प्लेजिया तो नहीं है, कोई परफोरेशन तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये आपको एक दफ़ा पढ़ लो। अच्छा, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग जो होती है ना, ये जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के लिए होती है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ये याद रखना। मैंने मेडिसिन में बताया था कि ये एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है, तो ये है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। क्योंकि जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट का क्या होता है कि गैस्ट्रो जो आपका एसोफेजियल जंक्शन होता है ना, वहाँ से आपका गैस्ट्रोड्यूडनल गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर आ रहा होता है लोअर इसोफेगस वाले पार्ट में ना। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक टेस्ट करवाते हैं 24 पीएच। अगर वहाँ पे हमें पीएच मिल जाती है एसिडिक ना लोअर, तो इसका मतलब कि ये हमारा 24 कि हाँ ये है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए। बाकी मैनोमेट्री में हमने बताया था ना कि मोटिलिटी डिसऑर्डर जब होते हैं तब हम मैनोमेट्री करवाते हैं, तो ये इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर में काम आता है। अब मोटिलिटी डिसऑर्डर मैनोमेट्री ये बता सकता है कि प्रेशर इंक्रीज़ है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का या प्रेशर डिक्रीज़ है, ये बताएगा। अब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो एक्लेजिया का केस है। ठीक है, मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पा रहा, उसका प्रेशर इंक्रीज़ है, तो वो एक्लेजिया होगा। अगर हमें मैनोमेट्री में प्रेशर इंक्रीज़ मिलता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का, तो वो एक्लेजिया है। अगर डिक्रीज़ मिलता है तो वो गट की कंडीशन है। तो मैनोमेट्री आपको प्रेशर के बारे में बताती है, मोटिलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताती है। ठीक है, एंडोसोनोग्राफी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाओ इसोफेजियल परफोरेशन। तो बेटी परफोरेशन क्या होती है, होल बन जाना, इसोफेगस में होल बन जाना। खुद सोचो कितनी अगर होल, अब ये होल क्यों बन जाते हैं। अब मोस्टली ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेशन वाला काम होता है ना, जैसे आइट्रोजेनिक इंस्ट्रूमेशन मोस्ट कॉमन कॉज है। लाइक जैसे मैंने कहा कि कैमरा अंदर डाल के हम देखते हैं, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेशन वाला काम है ना कि हम एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, उसको अंदर डाल के हम देखना चाह रहे हैं कि इसोफेगस की क्या कंडीशन है। तो ये क्या कर सकती है, इसोफेगस में परफोरेशन कोज कर सकती है, होल बना सकती है। जाहिर सी बात है, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी ड्यूरिंग उसमें इस तरह से कुछ हो सकता है कि उसकी होल बन जाए। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेशन की वजह से हो सकता है। पहला तो ये है बैरो ट्रॉमा हो सकता है, स्पॉन्टेनियस परफोरेशन हो सकती है, कोई फॉरेन बॉडी की वजह से परफोरेशन, उसने इतनी इन्फ्लेमेशन कर दी कि होल बना दी है। ठीक है, या फ्री परफोरेशन ऑफ ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी परफोरेशन हो सकती है। तो ये आपने याद रख लेना है। मोस्ट कॉमन कॉज तो आपको याद रह जाएगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, उसके बाद है बैरोट्रॉमा। अब है ये क्या है, बॉयर हाफ सिंड्रोम। इसे बॉयर हाफ सिंड्रोम या बैरोट्रॉमा एक ही बात है। अब इसमें बेटे क्या होता है, इसमें ये होता है, बस ये समझ लो कि जब बहुत ज़्यादा फोर्सफुल जब वोमिटिंग हो रही होती है ना, मतलब फोर्सफुल जब पेशेंट आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इससे पहले जब मतलब परफोरेशन का जब हम केस देखते हैं तो उसमें पेशेंट ये बोलता है कि हाँ मुझे पिछले हफ्ते या इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, फोर्सफुल वोमिटिंग हुई थी। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से क्या होगा कि उसने क्लोज क्लोटस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया तो उसकी वजह से परफोरेशन हो गई है। ठीक है, तो ये है, मतलब ये यही कह रहे हैं कि बोर हाफ सिंड्रोम या बैरोट्रॉमा जो कि यहाँ पे आपने कॉज में देखा ना परफोरेशन के कॉज में, तो इसमें यही होता है। आपने ये नहीं पूछा कि बैरोट्रॉमा क्या होता है, तो बेटे बैरोट्रॉमा ये होता है कि फोर्सफुल वोमिटिंग हो रही होती है। जब फोर्सफुल वोमिटिंग होती है ना तो वो लोअर थर्ड जो ना वो वीक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे क्या कर देता है, परफोरेशन कॉज कर देता है। बस ये याद रख लो, बाकी छोड़ दो।
अच्छा, बाकी वही लेटरोजेनिक परफोरेशन कह रहे हैं कि किस वजह से हो सकती है, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी से रिलेटेड, ठीक है, कि उसकी वजह से। बस वो जो मैं बताई ना कहानी को याद रख लो ना। अच्छा, उसके बाद आ जाओ डायग्नोसिस। अब इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखो, परफोरेशन सर्वाइकल परफोरेशन भी हो सकती है, थोरेसिक भी हो सकती है, एब्डोमिनल परफोरेशन भी हो सकती है, यही हो सकता है ना। तो अगर सर्वाइकल परफोरेशन होगी, ठीक है, मतलब ईसोफेगस का अगर सर्वाइकल वाला पोर्शन, मतलब स्टार्ट ये ईसोफेगस है ना, जिस तरह से मैंने बताया था। अब अगर सर्वाइकल वाले स्टार्ट में, अपर वाले में परफोरेशन है तो मैं उसे सर्वाइकल परफोरेशन बोलूँगी ना, और अगर मिड वाले में होगा तो मैं उसे थोरेसिक परफोरेशन बोलूँगी, अगर लोअर थर्ड में होगा तो मैं उसे एब्डोमिनल परफोरेशन बोलेंगी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बच्चों वाली चीज़ है, जो कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि अब इसका क्या है, तो वो मैंने बता दिया कि ये क्या इसका मतलब है। सर्वाइकल जो अपर वाला है, अपर थर्ड, जो मिडल वाला है वो थोरेसिक है, जो लोअर है वो एब्डोमिनल है। अब देखो, सर्वाइकल परफोरेशन जो है, अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल परफोरेशन है, ठीक है, हमने इस डायग्नोज कर लिया कि हाँ इसको सर्वाइकल परफोरेशन है, तो वो क्या होगा, वो साथ में बोल रहा होगा कि मुझे नेक पेन है, उनमें नेक पेन देखी जाएगी और स्टिफनेस होगी, ठीक है, स्टिफनेस होगी क्योंकि कंटेमिनेशन हो गई प्री वर्टिब्रल स्पेस में ना। तो ये आपको मिल सकती है, उस पेशेंट में नेक पेन मिलेगा और स्टिफनेस मिलेगी। और जो थोरेसिक, अगर किसी पेशेंट को थोरेसिक वाले मिड एसोफेगस में वो परफोरेशन है, तो उसमें क्या मिलेगा, मुझे रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन मिलेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी, क्योंकि वो थोरेसिक को अफेक्ट कर रहा है ना। वो बोलेगा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और मुझे चेस्ट पेन होता है, ठीक है। और एब्डोमिनल अगर नीचे लोअर थर्ड में मिलेगा तो वो एपिगैस्ट्रिक पेन की शिकायत के साथ आएगा, ठीक है, कि मुझे जो है यहाँ पे पेन हो रहा है। वो आपको पता है ना एब्डोमिन का, तो पता होगा कि ये एपिगैस्ट्रिक होता है आपका, ठीक है, ये हाइपोगैस्ट्रिक होता है, ये लंबर वाला पार्ट होता है। तो वो बोलेगा कि मुझे हाँ यहाँ पे पाना और रिजिडिटी हो रही है, ठीक है। तो बेटे अभी एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और ये एक हाथ से मैं लिख रही हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सही डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाई। आप ऐसे करना अपनी बीडी की, या आप ऐसे करो कि वो ये एब्डोमिनल जो रीजन होते हैं ना, गूगल पे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, पिक्चर मिल जाएगी या मैं डाल दूँगी, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक पेन, रिजिडिटी मिलेगी एब्डोमिनल। तो ये आपको ये मतलब ये कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सर्वाइकल पोर्शन में तो नेक से रिलेटेड होगा, थोरेसिक है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से रिलेटेड होगा, एब्डोमिनल वाला है तो एपिगैस्ट्रिक पेन से ही होगा ना। बस ये चीज़ है, कोई इसमें चीज़ ही नहीं है कि आप लोग ये बोलो कि बहुत मुश्किल है। बस आप लोग ना जीआईटी मेडिसिन की पहले देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया डायग्नोसिस। उसके बाद इसके फीचर्स क्या होंगे, हॉर्सनेस होगी, जो पेशेंट होगी ना उसकी आवाज़ बहुत भारी भारी सी होगी, ठीक है। और बाकी उसको हेमेटोमेसिस, खून की उल्टियाँ भी मतलब देखी जा सकती है कि खून में उनकी मतलब उल्टियाँ क्या बोल रही हूँ मैं, उल्टियाँ मतलब वोमिटिंग के साथ ना आपको खून भी नज़र आ रहा होगा। हेमेटोमेसिस की उल्टियों में ना खून नज़र आ रहा होगा, डिस्फेजिया होगा, टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो दिल पे भी असर पड़ेगा। टेकिपनिया, लो ग्रेड फीवर होगा, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो एक दफ़ा पढ़ लो इसको, इसमें कोई जो मेन चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है, कि आवाज़ भारी मिलेगी, टेकी ऑक्सीजन डिसेचुरेशन हो जाएगी। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करूँगी, अब मुझे पता चल गया ना, अब मैं मतलब इन्वेस्टिगेशन मालूम कैसे करूँगी। मुझे सिम्टम्स सारे जो वो बता रहा है, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि शायद परफेक्ट, तो मैं इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले तो मुझे रेज वाइट सेल काउंट मिलेगा और सीरम और प्लूरल फ्लूइड अमाइलेज भी रेज मिलेगा, ठीक है। ये है एक लेब फाइंडिंग। इसको जो मेन चीज़ है वो ये याद रखना कि चेस्ट एक्सरे बेस्ट इनिशियल टेस्ट है परफोरेशन के लिए। सफिशिएंट परफोरेशन के लिए बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, चेस्ट एक्सरेज है, क्योंकि ये आपको इमीडिएट परफोरेशन बता देगा। तो ये चीज़ आपने या कुछ याद रखो या ना, ये याद रख लेना, ठीक है। जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसको याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो है अब ये कह रहे हैं कि चेस्ट सीटी में आपको ना, चेस्ट एक्सरे में आपको एयर भी मिल सकती है मीडियस्टीनम साइड पे, नीमोथोरेक्स पे और मीडियस्टीनम पे तो मतलब सर्वाइकल परफोरेशन है, नीमो पे तो थोरेसिक के, नीमो पेरिटोनियम पे तो एब्डोमिनल वो है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्नोस, प्लूरल एफ्यूजन भी मिल सकती है और वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट स्वेलो करवा सकते हो अर्ली और लेट परफ्यूजन के लिए। डाइल्यूट बेरियम स्वेलो करवा सकते हो अगर आपको वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट पे कोई नहीं मिलता ना, कोई डायग्नोसिस नहीं मिलती तो आप। और बाकी सिटी स्कैन मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, आपने ये याद रखना है। तो बेस्ट इनिशियल क्या है, चेस्ट एक्सरे है, मोस्ट एक्यूरेट क्या है, सिटी स्कैन है। और बाकी चेस्ट एक्सरे में हमें एयर भी मिल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एफिजियल परफोरेशन है कहाँ पर है। अगर मीडियम स्ट्रेंथ पे एयर मिलती है तो सर्वाइकल है, नीमो तो थोरेसिक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे। बाकी इसकी कॉजेज़ में आपने ये इंफॉर्मेशन मोस्ट कॉमन याद रखना है, ठीक है। बैरोट्रोमा, और ये बैरोट्रोमा होता क्या है, बार हाफ सिंड्रोम क्या होता है कि फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से जो लोअर थर्ड है उसमें परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। बाकी मैंने ये बताया था कि सर्वाइकल थोरेसिक एब्डोमिनल क्या होता है, उसके सिम्टम और हॉर्सनेस, वोमिटिंग, हेमेटोमेसिस, टैकीकार्डिया, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड लॉस हो रहा है, हेमेटोमेसिस हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे बेस्ट है, मोस्ट एक्यूरेट सिटी है और इसमें क्या करते हैं वो बता दिया मैंने। अच्छा, बाकी क्या है,
अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम इसमें ना बैरियम को यूज़ नहीं करते क्योंकि पेरिटोनाइटिस कर सकता है एब्डोमेन में, इसी वजह से हमने वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट फेलो या वो किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, बैरियम वाला नहीं किया। अच्छा, मैनेजमेंट देख लो। अब मैनेजमेंट में हम ये कहेंगे कि हम किसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे और किन पेशेंट को ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के थ्रू ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो एक कंजर्वेटिव मतलब नॉन ऑपरेटिव, जिसमें ऑपरेशन की नीड नहीं है वो कंजर्वेटिव, और जिसमें ऑपरेशन की नीड है वो ऑपरेटिंग। तो अब ये दो तरह के हैं कि अगर परफोरेशन सर्वाइकल इसोफिगस में होगी, मतलब अपर थर्ड में होगी, तो उसमें मुझे ऑपरेशन की नीड नहीं है, मतलब मैं एज अ सर्जन उसका ऑपरेशन नहीं बल्कि मैं उसे कंजर्वेटिवली ट्रीट करूँगी। ठीक है, और अगर परफोरेशन थोरेको एब्डोमिनल मतलब थोरेक्स और एब्डोमिनल साइड पे होगी तो उसमें फिर ऑपरेशन की नीड है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग वाला केस है, फिर उसमें ऑपरेट होगा पेशेंट ना। और अगर कोई हाइड्रोजेनिक परफोरेशन में कोई किसी इंस्ट्रूमेशन की वजह से हुई है तो भी उसमें ऑपरेशन की नीड नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं जो जिसमें ऑपरेशन की नीड नहीं है ना कंसर, वो मैं 1 बाय 1 साथ बता दूं। और जिसमें परफोरेशन की नीड है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा जो है परफोरेशन हुई है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की वजह से उसकी वीक पॉइंट में परफोरेट हो गया है, तो उसमें भी ऑपरेशन की नीड है। और कोई अगर मेलेग्नेंसी नहीं है, कोई बिनाइन केस है, तो उसमें भी ऑपरेट करने की नीड नहीं, लेकिन अगर कोई मेलेग्नेंसी है तो ऑपरेट करने की नीड है। और बाकी क्या है कि अगर वो मेडिस्टीनम तक कन्फाइंड है परफोरेशन तो भी नहीं है, लेकिन अगर वो प्लूरा को ब्रीच कर गए तो उसको उसमें ऑपरेशन की नीड है। और अगर वो जो है इसोफेगस जो है उसमें जो है क्या है कि एम्प्टी, वो इसोफेगस एम्प्टी है बिफोर परफोरेशन ना, परफोरेशन से पहले वो एम्प्टी था, तो उसमें कोई ऑपरेट करने की नीड नहीं। लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट था, पहले से ही खाना फंसा हुआ था और फिर वो हुआ, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है, अगर सेप्टिक लोग इन्फेक्शन कम है तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑपरेट करने की नीड है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर अगर मिनिमल है तो नहीं है, सेप्टिक शॉक में है, ज़्यादा कार्डिक जो है वो हुआ हुआ है, शॉक में गया हुआ है, तो उसमें है। ठीक है, बाकी यही है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप में परफोरेशन बाय फ्लेक्सिबल, बस ये चीज़ है। ठीक है, मतलब अगर परफोरेशन हो गई है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप तो उसमें भी ऑपरेट करने की नीड है, उसमें हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिवली था, ये नो ऑपरेटिंग के थ्रू ट्रीट था, तो मैंने 1 बाय 1 करके साथ में ही बता दिया ताकि आप लोग को याद रखे। बाकी जो नॉन ऑपरेटिव में अब आप बोलेंगे मैम हम नॉन ऑपरेटिव में पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसे आईसीयू में एडमिट कर देंगे। ठीक है, और उसको जो है माउथ के थ्रू हम कुछ नहीं देंगे बल्कि हम आईवी फ्लूइड लगा देंगे, और जो इन्फेक्शन है या जो सेप्सिस हो रही है उसके लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देंगे साथ में। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे एटर्नल रूट मतलब आईवी के थ्रू। ठीक है, टेम्प्रेरी, और ये बस छोड़ दो। इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग इंटरवेंशन के अगर फिर भी वो आईसीयू में भी उसका नहीं हो रहा है, हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी पे जा रहा है, शॉक में है, सेप्सिस मतलब मजीद पेशेंट की कंडीशन वर्स हो गई तो जाहिर से बात है फिर हम उसे ऑपरेट करेंगे। पहले हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें हम एनपीओ कर देंगे, मतलब नील पर ओएस, मतलब बिल्कुल जो है मुंह के थ्रू कुछ नहीं, मतलब उससे जो है नील पर ओएस का मतलब ये है कि सर्जरी से पहले हमने उसे कुछ नहीं देना। ठीक है, एनजी ट्यूब लगा देनी है। ठीक है जी, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगा देनी है, वो करवा देना है। ये सारी सर्जरी का मतलब सर्जरी जो स्पेशल में सर्जरी की नीड है उसकी न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे। एटर्नल विद एक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, एक है इंटरनल। ये जो इंटरनल वाली होती है ना डायरेक्ट जूजनम, मतलब ये जो जूजनम होता है ना आपकी स्मॉल ड्यूडनम जूजनम, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है हम डायरेक्ट वहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं, वहाँ से हम जो है ना पेशेंट को खाना मतलब पास करते हैं, और ऊपर तो उसका सिस्टम ही ख़राब, तो ये इंटरनल में ये होता है। ठीक है, बाकी देख लो सर्जिकल ऑप्शन क्या है, अपर 2/3 में, इसको भी छोड़ दो बस, बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट था जो मैंने बताया है। तो ये तो मैंने पूरा रिवाइज़ करवा दिया था, ये भी मैंने रिवाइज़ करवा दिया, ये भी कि जिसको ऑपरेशन की नीड नहीं है तो उसको हम पहले आईसीयू में करके फिर वर्स्ट कंडीशन तो हम ऑपरेटिंग करते हैं। बस अब हम गर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, लिटरली बुरी हालत हो रही है मेरी, क्योंकि एक तो फ़ैन ऑफ करके बैठी हुई हूँ मैं ताकि आवाज़ जो है वीडियो में प्रॉपर जाए, और आजकल लाइट का भी बहुत इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं वीडियो भी प्रॉपर नहीं बना पा रही। और ये भी आप देख भी रहोगे कि मैंने साथ में मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाया हुआ, मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ। सो बहुत मुश्किल है, अल्लाह आसानी फरमाए, दुआओं में याद रखेगा। और अभी मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो में करवाऊँगी, लेकिन लिटरली मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया और दिल चाह रहा है कि यहाँ पर मैं स्टॉप कर दूँ, लेकिन करवा देती हूँ क्योंकि बाद में फिर लाइट का पता नहीं है और फिर चार्जिंग का इशू हो जाता है मोस्टली।